हेलो फ्रेंड, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में हुई और 1526 तक गई। 1200 में हुई, 1200 में ही और 1526 में गई, यानी कि 350 साल तक लगभग दिल्ली सल्तनत का समय रहा। तो इसकी शुरुआत जो होती है गुलाम वंश से होती है। नाम सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही सही है। ठीक है, देखिए, चूंकि हुआ क्या था कि जब तराइन का युद्ध हुआ था, पहला तराइन युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को हरा देता है, और फिर सेकेंड साल यानी कि 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो उलटवार हो जाता है, रिजल्ट उल्टा हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी जब जीत जाता है तो वो अपने सारे यहाँ के क्षेत्रीय इलाके को, जो कि वो जीता हुआ था, वो अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दास को दे देता है। ठीक है, उसके वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो आया था वो गुलाम वंश आया था। ठीक है, जो कि लगभग गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश का जो शासन काल, ये गुलाम वंश का नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल है। ठीक है, गुलाम वंश 1206 में आया था। ठीक है, तो गुलाम वंश जब आया तो गुलाम वंश में टोटल 3 वंश के राजा थे। यानी कि सब समझ सकते हैं कि गुलाम वंश के सब यानी कि छोटे उसके अंडर में आने वाले वंश। तो गुलाम वंश में 3 वंश थे। देखिए, कुतुबी वंश, पहला जो वंश था वो था कुतुबी वंश। इसका स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश जो था वो भी इसका गुलाम ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और गयासुद्दीन बलबन जो था वो भी इसी साम्राज्य, इसी वंश के किसी राजा का, ठीक है, शमसी वंश के किसी राजा का गुलाम था। ठीक है, तो चूंकि गुलाम वंश में जितने भी महान महान राजा हुए उसमें मैक्सिमम जो थे वो किसी न किसी के गुलाम ही थे। यही कारण है कि हम इसे गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी जानते हैं। देखिए, गुलाम वंश में 3 प्रमुख वंश हुए, छोटे छोटे। ठीक है, एक हुआ कुतमी वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद है शमसी वंश, इसका स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। और उसके बाद है बलबनी वंश, इसका स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने किया था। देखिए, ये जो मोहम्मद गोरी है, इसका नाम है पूरा मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का एकदम भरोसेमंद दास। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी के समय में हम समझ सकते हैं कि आपने बाहुबली मूवी तो देखा ही होगा। बाहुबली मूवी में आपने कटप्पा को देखा होगा। कटप्पा जो है बहुत ही भरोसेमंद गुलाम था। ठीक है, वहां के राजा या रानियों का। उसी तरीके से मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो एकदम भरोसेमंद और एकदम योग्य विश्वसनीय जो दास था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक उसके पास आया कैसे। तो देखो, क्या हुआ था कि बचपन में निशापुर बाजार में, पहले चूंकि दास सिस्टम था तो उस समय दास दासी बेचे जाते थे बाजार में। तो निशापुर बाजार में जब ये बिक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ये इसे खरीद लेता है। ठीक है, और खरीद के ये ले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में आता है तो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, चूंकि पहले तो दास के रूप में ही रहता है, धीरे धीरे वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छे से भरोसेमंद बन जाता है, तो उसे अमीर ए आखुर के पोस्ट पे जो है प्रमोशन दे दिया जाता है। ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है उसे इस पोस्ट पे ला देता है। ये कौन सा पोस्ट है? तो शाही घुड़साल का अधिकारी, यानी कि जो शाही घोड़ा उड़ा होते थे उससे संबंधित अधिकारी थे, इस पे इसे प्रमोशन कर दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग कुरान ख्वाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सारे कुरान के हर एक चैप्टर को याद कर लिया था। इतना ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति था और इसीलिए हम लोग कुरान ख्वाह के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि एक छोटा सा गुलाम, जो कि भले ही भरोसेमंद था लेकिन गुलाम था, वो गुलाम आखिर इतने बड़े साम्राज्य का राजा बना कैसे? तो दरअसल हुआ था क्या कि पृथ्वीराज थर्ड को जब पराजित कर दिया था, ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज थर्ड को जब हरा दिया था,
तो हराने के बाद वो चला गया अपने जहां उसका देश था वहां चला गया। अब क्वेश्चन आता है कि जब वो वहां चला गया तो दिल्ली किसको सौंपेगा, भारत किसको सौंपेगा? तो वो पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा जीते हुए क्षेत्र को अपने भरोसेमंद दास कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर के तौर पे सौंप देता है कि तुम इसे यह संभालो, मैं अपने देश जा रहा हूँ। ठीक है, और जब वो वहां चला जाता है तो देखिए चला जाता है तब वो एक गवर्नर की तरह काम करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक गवर्नर की तरह काम करता है, और वो इतना भरोसेमंद था जो इतने बड़े साम्राज्य का गवर्नर होने के बावजूद भी खुद अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। जब 1206 ईस्वी में जब उसका मालिक मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी जब मर जाता है, तब जाके 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में ये अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। ठीक है, यानी कि राजा बन जाता है। जब वो राजा बन जाता है तो 1208 ईस्वी में 2 साल के बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मालिक का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, वो क्या किया, इसे दास मुक्ति पत्र दे दिया। बोला ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से मुक्ति दे दिया कि अब ये दास नहीं रहेगा, एक सुल्तान बन गया, और इसे एक सुल्तान की उपाधि दे देता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि अच्छा नहीं लगती है, वो इसे ठुकरा, हालांकि मिल जाता है उपाधि, लेकिन वो इसे पसंद नहीं करता है। वो अपने आप को मलिक या सिपह सालार के उपाधि से ये करता है। ठीक है, अपने आप को इस उपाधि जो है ले लेता है। ठीक है, मलिक या सिपह सालार की उपाधि ये धारण कर लेता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श भी कहते हैं या फिर पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतना दानी था कि लाखों का दान कर देता था, इतना बड़ा दानी था, इतना था कि लाखों का दान कर देता था, इसीलिए इसे हम लाख बख्श कहते हैं। और ये हाथियों का भी दान कर देता था, इसीलिए इसे हम पील बख्श भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे देखते हैं। आप लोग कुतुब मीनार का नाम तो सुना होगा, हैदराबाद में है ना? नहीं, हैदराबाद में नहीं है, ये है दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाया था, लेकिन वो अपने नाम पे नहीं किया था, बल्कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, उन्हीं सूफी संत के नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा था। ठीक है, देखिए उसके बाद इन्होंने भारत में क्या क्या किया, तो पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा जो राय पिथौरागढ़ किला बनवाया गया था उसको ये तोड़वा देता है। ठीक है, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा बनाया गया राय पिथौरागढ़ किला को तोड़वा देता है, और उसके जगह पर दिल्ली में सबसे पहला कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद की स्थापना करवाता है। उसी तरीके से विग्रहराज बिसलदेव फोर्थ के द्वारा जो संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जाता है अजमेर में, उसको भी ये तोड़ देता है, और उसके जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। ठीक है, 1210 ईस्वी में क्या होता है, बेचारा चौगान खेलते रहता है। ठीक है, चौगान पोलो होता है, देखे होंगे कि घोड़ा पे चढ़ के लोग जो है डंडे का इस्तेमाल करके खेल खेलते हैं। तो इस चौगान में क्या हुआ, वो घोड़ा से गिर गया और इतनी गंभीर तरीके से वो घायल हुआ कि बेचारा कुछ समय के बाद वो मर गया। ठीक है, अब वहां के जो तुर्क सरदार थे, उनके सामने प्रॉब्लम आ गया कि अब एक राजा मर गया, अब क्या करे, राजा किसे बनाए? तो वो क्या करता है, इसके बेटे आराम शाह को, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को राजा बना देता है। 1210 ईस्वी में सुल्तान बना देता है। ठीक है, कहाँ बनाता है? लाहौर में। चूंकि बहुत सारे जो तुर्क सरदार थे वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये इसका बेटा है, सरदार बनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे तुर्क सरदार थे जो इसे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एक अयोग्य शासक था, राजा के लायक ही नहीं था। तो अयोग्य शासक होने के कारण बहुत सारे तुर्क सरदार इसका विरोध भी करते हैं। तो जो विरोध करने वाले तुर्क सरदार रहते हैं वो क्या करते हैं, बदायूं के गवर्नर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ठीक है, इल्तुतमिश, इसको इनवाइट करते हैं कि आप आइए यहाँ के शासन व्यवस्था को संभालिए। ठीक है, क्योंकि एक अयोग्य राज्य के हाथों में यहाँ की व्यवस्था चली गई है। तो सॉरी, यहाँ पे दिल्ली होगा। तो इधर से इल्तुतमिश आता है फौरन, बहुत जल्द जो है वो दिल्ली आ जाता है। इधर आराम शाह भी सुनता है कि इल्तुतमिश आ रहा है, तो वो दिल्ली आ जाता है। ठीक है, दोनों जब दिल्ली में मिलते हैं तो दोनों के बीच युद्ध होता है।
इल्तुतमिश जीत जाता है, आराम शाह की मौत हो जाती है, आराम शाह की इल्तुतमिश मार देता है, और इस तरीके से यहाँ का गद्दी किसके हाथों में चला जाता है, इल्तुतमिश के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुतुबी वंश का नष्ट हो जाता है, खात्मा हो जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का स्थापना करता है। देखिए, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हालांकि भारत में तुर्की राज्य के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, वास्तविक, लेकिन नॉर्मली अगर संस्थापक बोला जाए तो वो कौन है, इल्तुतमिश है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ डाउट है या कुछ पूछना हो तो कृपया कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।